नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात कोरोना के बढ़ते मामले के बावजूद लोगों की लापरवाही की, क्योंकि अगर अब भी नहीं माने तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को भी संक्रमित करता है, अतः सावधानी बरतना अनिवार्य है। तो देखिए, बिहार में लोगों की लापरवाही लगातार जारी है और इसी वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल 16 नए मरीज मिले हैं कोरोना से संक्रमित और एक्टिव मरीजों की संख्या देखिए 92 तक पहुंच गई है। 5 दिनों की अगर हम बात करें तो हम आपको पाई चार्ट के द्वारा बता रहे हैं कि देखिए 10 दिसंबर को 57 मरीज कोरोना संक्रमित मिलते हैं। वहीं 11 दिसंबर का देखिए आंकड़ा 62 मरीज संक्रमित मिले। 12 दिसंबर को 81 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। वहीं 13 दिसंबर के आंकड़ों की अगर बात करें तो 84 मरीज कोरोना से संबंधित मिले हैं। वहीं अगर 14 दिसंबर की बात करें तो 92 मरीज कोरोना से संक्रमित मिले हैं। तो ये 5 दिनों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। फिलहाल जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 92 तक पहुंच गई है। और ये जो हम आपको पाई चार्ट दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों में सतर्कता की भारी कमी है और जिसकी वजह से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं देखिए, कोविड की तीसरी लहर की आशंका से बिहार सरकार बेहद चिंतित है और इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास भी जारी है। हालांकि ऐसा दावा किया गया है कि जो भी बाहर से रेल सफर कर पटना आ रहे हैं तो उनकी जांच की जाएगी, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना रेलवे स्टेशन की, जहां पे जिला प्रशासन की तरफ से कोविड-19 जांच केंद्र के लिए ये स्पॉट बनाया गया है, जहां पे जो भी रेल से सफ़र करके पटना पहुंचेंगे उनकी जांच होगी। देखिए कई सारे यात्री आ रहे हैं अभी लगातार और इसी रास्ते से वापस अपने घर की ओर जाएंगे। और कहाँ से आ रहे हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस जांच केंद्र पे कोई भी शख्स अभी तक बैठा हुआ नहीं, यानी कि जांच की प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हुई है यहाँ पे। और कई सारे यात्री सफ़र कर पटना और बिहार के कई इलाकों में जा चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे स्टेशन पर होगी तो कोविड के बढ़ते मामले पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी तब जब संक्रमण के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और राजधानी पटना में भी बड़ी संख्या में लोगों में कोविड के संक्रमण पाए गए हैं। तो यानी कि पटना सहित बिहार के कई इलाकों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि पटना रेलवे स्टेशन, जहाँ पे देश भर से लोग सफ़र कर बिहार के कई जिलों में जाते हैं, वहाँ पे चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कोविड जाँच केंद्र के नाम पे सेंटर बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे न कोई शख्स दिख रहा है, न ही कोई रेलवे की तरफ से स्टाफ जो लोगों की जांच की व्यवस्था करा सके। तो ऐसी लापरवाही में कोविड को कैसे बढ़ने से रोका जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश कुमार ने भी चिंता जाहिर की है। सीएम ने साफ तौर पर ही कहा है कि सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी पटना में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। फिर भी लेकिन दुख होता है भाई, फिर हमारे पटना में बढ़ रहा। थोड़ा प्रॉपर पटना में जितना नीचे चला गया था तब फिर इधर बढ़ रहा। तो खतरा तो मन को लगता ही न है कि कहीं फिर से ये तीसरा डोज का शुरू न हो जाए, ओमिक्रॉन का फिर जो नामकरण उसका हुआ है वो ना आ जाए। तो उसके लिए तो पूरी सतर्कता हमारे डिपार्टमेंट। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना में 20 से ज्यादा धावा दल की गाड़ियां चल रही हैं और मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। माइकिंग के जरिए लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। और अब बात ऊर्जा के क्षेत्र में आज बिहार को मिलने वाले बड़े सौगात की।
बिजली के क्षेत्र में आज बिहार को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार करीब 3500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 5 कंपनियों की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। SPDCL, NBPDCL, BSPTCL, BSPHCL और ब्रेडा की योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया जाएगा और उद्घाटन किया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। 2726.85 करोड़ की योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया जाएगा। वहीं देखिए 725.26 करोड़ की योजनाओं का भी लोकार्पण होगा। SBPDCL के 10 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा। NBPDCL के 39 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। NBPDCL की बात करें तो वहां के 3 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का शिलान्यास किया जाएगा। BSPHCL के आधुनिक ऊर्जा स्टेडियम का भी यहां पर लोकार्पण होगा। वहीं अगर ब्रेडा की बात करें तो ब्रेडा के अक्षय ऊर्जा भवन का भी यहां पर शिलान्यास किया जाएगा। ब्रेडा के 200 मेगावाट के सोलर प्लांट का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं BSPTCL की देखिए 6 योजनाओं का लोकार्पण और 3 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। और देखिए पूरे राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना का भी सीएम का आज शुभारंभ करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि प्रीपेड मीटर के आखिर फायदे क्या क्या है। देखिए प्रीपेड मोबाइल की तरह काम करता है। यहाँ पर पहले रिचार्ज करना होता है और रिचार्ज खत्म हुआ तो बिजली गुल हो जाती है। बिजली बिल भरने की झंझट इस सुविधा से खत्म होती है। वहीं पसंदीदा कंपनी चुनने का भी यहाँ पर लाभुकों को हक मिलता है। मैनुअल रीडिंग की अगर बात करें तो मैनुअल रीडिंग की ज़रूरत इस सुविधा से खत्म होती है। डिस्प्ले पर लगे स्क्रीन से यहाँ पर जानकारी मिलती है और कंपनियों पर परफॉर्मेंस का दबाव रहता है, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर करने पर भी जोर रहता है। और अब खबर बोधगया से, जहां शराब तस्कर और खरीदार समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के ठिकाने से केन बियर समेत 151 बोतल शराब जब्त की गई। इसके साथ पुलिस ने गया में शराब की होम डिलीवरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जिले के भागलपुर गांव में राकेश कुमार उर्फ गुड्डू उर्फ कालिया और मोहम्मद ताज को शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के जरिए दोनों के शराब पीने की यहां पर पुष्टि की है। डिलीवरी करने वाला एक ग्रुप सक्रिय है, तो वहां पर छापामारी की गई। वहां एक युवक राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई और उसी के पास से एक मोहम्मद ताज नाम का इसका सहयोगी भी पकड़ा गया। और देखिए बिहार में सफर पहले से महंगा हो चुका है। पटना से दूसरी जगहों पर जाने के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बस के किराए में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब बस सफर के दौरान लोगों को 18 से 20% से ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। और बिहार में बस में सफर करना अब महंगा हो गया है। चलिए आपको पटना से अन्य जगहों पर जाने का किराया बताते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। देखिए अगर पटना से आपको नवादा जाना है तो पहले 112 रुपये आपको चुकाने पड़ते थे और अब 165 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगर पटना से आपको मुजफ्फरपुर जाना है तो पहले 90 रुपये किराया था और अब 116 रुपये किराया हो गया है। पटना से बेतिया अगर जाना है वो भी AC बस में, तो वहाँ पर पहले 297 रुपये किराया था और अब 350 रुपये किराया हो गया है। वहीं पटना से अगर आपको बेतिया जाना है वो भी डिलक्स में, तो पहले 257 रुपये किराया था और अब 301 रुपये किराया हो गया है। पटना से औरंगाबाद अगर आपको जाना है तो पहले 194 रुपये आपको चुकाने होते थे और अब 222 रुपये चुकाने होंगे। पटना से अगर आपको समस्तीपुर जाना है वो भी डिलक्स बस में, तो पहले 145 रुपये किराया था और अब 155 रुपये किराया हो गया है। पटना से अगर छपरा की बात करें तो पहले 90 रुपये आपको देने होते थे और अब 116 रुपये देने होंगे। पटना से अगर बक्सर की हम बात कर लें तो पहले 197 रुपये का किराया आता था और अब 193 रुपये का किराया हो गया है। अगर पटना से वाल्मीकि नगर वो भी AC बस की अगर बात करें तो 376 रुपये पहले किराया था और अब 451 रुपये किराया हो गया है। पटना से राजगीर वो भी AC बस की बात करें तो पहले 198 रुपये
आपको देने होते थे और अब 193 रुपये देने होंगे। पटना से दरभंगा की बात कर लें तो पहले 136 रुपये आपको चुकाने पड़ते थे और अब 193 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। वहीं पटना से पूर्णिया की अगर बात करें, वो भी एसी बस की, तो पहले 410 रुपये आपको देने होते थे और अब 478 रुपये आपको देने होंगे। पटना से कटिहार एसी बस की बात करें तो पहले 420 रुपये आपको देने होते थे और अब 478 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। तो ये वो तमाम जगह थे जो पटना से हम आपको दूरी बता रहे थे और बस का किराया बता रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। खाद की कमी के चलते गेहूं की बुआई का काम प्रभावित हो रहा है। इससे किसान बेहद परेशान हैं। मधुबनी के रहेगा प्रखंड में बिस्कोमान गोदाम के बाहर की तस्वीरें किसानों को हताशा दिखा रही हैं। दिसंबर का करीब आधा महीना खत्म हो चुका है। गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार है, लेकिन खाद की कमी की वजह से गेहूं की बुआई समय पर नहीं हो पा रही है। जिला अधिकारी के मुताबिक मधुबनी जिले को 1700 मीट्रिक टन खाद का आवंटन हुआ है, जिसमें 200 मीट्रिक टन खाद आ चुका है, जबकि 1500 मीट्रिक टन खाद जल्द ही पहुंचने वाला है। जोतल खेत एकदम हाल उड़ रही है और खेत में खाद के चलते खेती नहीं भ रही है। गहूम 2 कुंटल भेट गए सरकार से आ खाद 50 किलो नहीं भेटल है। किसान स्टेशन दिखा करके सबको खाद दीजिए। एकदम किसान डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। नहीं, न डीएपी है, न मिक्सर है, न अभी अब यूरिया भी नहीं है, अब पोटाश तो है नहीं है। खाद की कुछ कमी रही है, आप ठीक कह रहे हैं। हमको 200 MT का लेकिन रैक इफ्को का परसों प्राप्त हुआ था, जिसको हमने सभी प्रखंडों में वितरित कराया है, अभी करा भी रहे हैं। विभाग के भी हम लगातार संपर्क में हैं, कृषि विभाग के संपर्क में हैं कि हमको शीघ्रता से अतिरिक्त मात्रा में खाद की उपलब्धता को कराया जाए। और अभी जैसे आज ही हमको बताया भी गया है कि फर्दर 1500 MT का रैक हम लोगों को प्राप्त होगा। और देखिए, बिहार में आज से ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पछुआ हवा के कारण तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की इस रिपोर्ट को। तो बिहार में आज से ठंड बढ़ने वाली है। जी हाँ, जो ठंड के शौकीन है उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जिन्हें ठंड में सबसे ज़्यादा समस्या होती है उनके लिए खबर ठीक नहीं है। लेकिन आज से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज के बाद से लगातार ठंड बढ़ने लगेगी और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है पछुआ हवा के चलने की वजह से न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के कई जिलों में ठंड का असर बढ़ने लगेगा और बिहार के कई जिलों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिलने लगी है। राजधानी पटना में भी तापमान 10 डिग्री के नीचे आ गया और गया में अब सबसे ज़्यादा कम 8.5 डिग्री न्यूनतम तापमान देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे पछुआ हवा में तेज आती जाएगी वैसे वैसे सर्दी की सितम भी बढ़ते नजर आएगी। और चूँकि इस बार न्यूनतम तापमान अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, लेकिन मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 15 तारीख के बाद यानी कि बुधवार के बाद धीरे धीरे बिहार के कई जिलों में सर्दी की सितम ढाने वाली है। और अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हैं तो गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लें और अगर आपने हीटर वगैरह नहीं बनवाया है, ब्लोअर नहीं बनवाया तो उसको भी मरम्मत करवा लें, क्योंकि आज के बाद ठंड जब बढ़ने लगेगी तो इसका सीधा असर हमारे और आप पर पड़ने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, कुछ सावधानियों से आप सर्दी से बच सकते हैं। जैसे बिस्तर छोड़ने से पहले हल्का व्यायाम करें, इससे आपको सर्दी से बचाएगा ये। और सर्दियों में भरपूर तरीके से गर्म कपड़े पहनें। सर्दियों से बचने के लिए कान को कवर करके रखें। हाथ और पैरों की लगातार मालिश करते रहें और ठंडे पानी से बचें, हल्का गुनगुना पानी ही पिएं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिसका पालन कर आप सर्दियों से बच सकते हैं। तो सर्दी से बचने के तमाम उपाय हमने आपको बताए और इन तमाम चीज़ों का पालन करके आप सर्दियों से बच सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसा पक्षी दिखाने जा रहे हैं जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सुपौल के त्रिवेणीगंज इलाके में एक अमेरिकन प्रजाति का उल्लू मिला है। लोगों की माने तो उल्लू को कौवे अपना शिकार बना रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उल्लू को बचाया और वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने उल्लू को अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ कौवा लोग अथी कर रहा था, आवाज़ कर रहा था, तो फिर बाहर निकले तो देखे कि एक पक्षी गिरा हुआ था।
तो हमें लगा कि बोगला है। जब हम वापस गए तो देखे कि एक थोड़ा पक्षी घायल अवस्था में है, और जब वहाँ गए तो ये देखे कि एक ये उल्लू है, वो भी रेयर केस का। तो हम लोग फिर दोबारा से उसको वापस पकड़े हैं और फिर वन विभाग को सूचित किए हैं। ये वन प्रजाति का उल्लू है। ये बेसिकली ठंडे देशों में होता है, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप में देश में ये पाया जाता है, और उसके वहाँ पर इंडेंजर स्पीशीज घोषित है ये। और भी मालूम हुआ कि नेट पर ही मालूम हुआ कि इसकी कीमत मार्केट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 से 10 लाख इंडिया में मिल जाएगा। इसका कीमत बहुत कीमती पक्षी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे पेस्ट कंट्रोल के बहुत महत्वपूर्ण, जितने भी जो खेती में कीड़ा होते हैं, चाहे चूहा से जो फसल बर्बाद करते हैं, उसको ये खा के फसल को बचाता है। और चलिए अब अमेरिकन उल्लू के बारे में आपको बताते हैं और जानते हैं कि आखिर अमेरिकन उल्लू इतना प्रसिद्ध क्यों है। अमेरिकन बर्न उल्लू का दर्शन शुभ माना जाता है। अमेरिकन उल्लू की कीमत 8 से 10 लाख रुपए में आंकी जाती है। अमेरिकन उल्लू मूलतः ठंडे देशों में पाया जाता है और इस प्रजाति की संख्या लगातार घट रही है। विदेशों में इसे लव बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो वो ये अमेरिकन उल्लू की तमाम खासियत थी जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई। चलिए बढ़ते आगे। भागलपुर के नाथनगर में पिछले 5 दिनों के भीतर हुए 3 बम धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल है। कूड़े में बम मिलने के बाद नाथनगर के लोग कूड़े की ढेर देखते ही सिहर जाते हैं। डर के मारे बच्चे घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं। पहले बम विस्फोट से लोगों को लगा कि रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश थी। दूसरे धमाके से लगा कि ये मोहल्ले के शरारती तत्वों का काम है। लेकिन जब तीसरा धमाका मखदूम शाह दरगाह घाट पर हुआ तो लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए। लिहाजा बच्चों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। महमूद शाह दरगाह लेन की महिलाओं से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी विकास सिंह ने। 13 दिसंबर को नाथनगर के मखदूम शाह दरगाह घाट में हुए बम धमाके में एक बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं और खासकर लोग जो है अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में परहेज कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए नाथनगर में लगातार कूड़े के ढेर पर जो है बम का मिलना और धमाके में लोगों की जान जाना, तो ऐसे में जो है लोगों में दहशत और भय होना भी लाजमी है। स्थानीय महिला जो कि मखदूम शाह दरगाह घाट के समीप जिनका घर है, जो अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजती हैं, वो सारे सहमी हुई हैं और उनमें भय का माहौल है। लोग महिलाएं जो हैं वो बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए अब नहीं भेज रही हैं, परहेज कर रही हैं। बच्चे लोग को क्यों नहीं बाहर भेज रहे हैं? कैसे भेजेंगे सर? ऐसा घटना घट चुकी है तो कैसे भेजेंगे बताइए? आज उसका बच्चा हुआ, कल दिन मेरा भी बच्चा हो सकता था। इसलिए प्रशासन जरूरी है सर, और कैमरा जरूरी है यहाँ लगाना। हम लोग को सीसीटीवी कैमरा चाहिए, वेपर चाहिए घाट में, और प्रशासन का चाहिए हम लोग को व्यवस्था। तो बच्चे लोग को जो है इस तरह की घटना के बाद अब जो है बच्चों को क्यों नहीं बाहर निकल रहे पढ़ने के लिए? कैसे सबका भेजते रहे, बाहर निकलते हैं तो ये होता है मालूम है। सगर वही चीज हो, हाँ, सगर भी नाथनगर में भी हुआ है। बच्चा लोग नहीं बाहर होता है, कभी हंसता भी नहीं, बच्चा लोग खेलवे नहीं करता है। बच्चा लोग का खाना भी नहीं खा सकता है। बच्चा लोग आँख से देख बीमार पड़ गया बच्चा लोग मेरा सबका, एकदम से नहीं बाहर निकलने चाहता है। मम्मी का हरदम में साथ में रहती है, हम लोग नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब बीमार पड़ रहा है बच्चा लोग आदत से। देखिए ये 13 दिसंबर को जो बम विस्फोट हुआ था और उसके बाद ये वही मखदूम शाह दरगाह घाट है और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि ये धार्मिक स्थल यहाँ पर है और खासकर बुनकर जो है वो बुनकर का यहाँ पर रहना होता है। बुनकर समाज के लोग यहाँ पर हैं, घनी आबादी क्षेत्र है और ऐसे में जो कूड़े के ढेर में धमाका हुआ है तो उसमें एक बच्चे की जान चली गई है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से धमाके बाद से लोगों में दहशत है, महिलाएं जो है वो अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में अब परहेज कर रही हैं और जिला प्रशासन से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात दानापुर के उस हत्याकांड की जिसको लेकर मंगलवार को दिन भर हंगामा होता रहा। मंगलवार को बेखौफ अपराधियों ने जानीपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर बाजार में नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार की उस वक्त हत्या कर दी जब वो सुबह अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी 2 हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे और नीरज पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुखिया नीरज कुमार को गोली मारकर भाग रहे अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है।
तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह अपराधी तेज कदमों से नीरज के दफ्तर में दाखिल हुए और गोली मारकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए ऑफिस पर पहुंचे तो अपराधियों को भागते देखा। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।